विदाउट सेल वर्क नहीं करेगा। मतलब जब उसमें सेल इंसर्ट किया जाएगा तो उस वॉच का वर्किंग होगा, जिस वर्क को हम लोग मैकेनिकल वर्क कहते हैं। मतलब उस मैकेनिकल वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेल। मैकेनिकल वर्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल। अब सेल में ऐसा क्या है जो वो मैकेनिकल वर्क करा रहा है? वर्क एंड एनर्जी बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। वर्क और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एज एनर्जी। अब मैं मैकेनिकल वर्क की बात कर रहा हूं, इसका मतलब वहां पर एनर्जी आ गया। वॉच में मैकेनिकल वर्क हो रहा है क्योंकि वहां पर सेल लगा हुआ है। इसका मतलब सेल क्या दे रहा है? वहां पर एनर्जी दे रहा है। मतलब सेल में वो एनर्जी है और जिस एनर्जी के कारण वहां पर मैकेनिकल वर्क पॉसिबल है। तो सेल में जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को हम लोग ईएमएफ कहते हैं। दैट मींस इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहा जाता है उसको? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जैसे हम मोबाइल की अगर बात करेंगे तो मोबाइल में भी बैटरी का यूज किया जाता है। तो मोबाइल का जो फंक्शन होगा, मोबाइल का जो वर्किंग होगा वो तभी होगा जब वहां पर बैटरी लगाया जाएगा। तो उस बैटरी से क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। तो वो जो एनर्जी होता है उस एनर्जी को ईएमएफ कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है। अब टॉर्च की बात कर लो, टॉर्च ले लो। टॉर्च में भी सेल का यूज किया जाता है, ड्राई सेल का यूज किया जाता है। उस ड्राई सेल में जो एनर्जी है उस एनर्जी को भी हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, मतलब वो ईएमएफ कहलाता है। अब ओम्स लॉ पढ़े हो, ठीक है? ओम्स लॉ का फार्मूला पढ़े हो, V इज इक्वल टू IR। आपने डायग्राम इस प्रकार से बनाया होगा, सर्किट का डायग्राम इस प्रकार से बनाया होगा। यहाँ पर आपने कैपिटल R लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आपने सिर्फ बोला होगा रेजिस्टेंस, इट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक आपने सेल लगाया होगा अलॉन्ग विद दिस की और ये सर्किट कंप्लीट किया होगा। हम वहां पर पढ़ते हैं कि चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल तक आता है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक आता है। तो क्या यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। सर्किट कंप्लीट तभी होता है जब चार्ज फ्लो होता है, और वो भी कहां से? जिस जगह से फ्लो होगा वहीं पर वापिस अगर आता है तो उसको हम लोग कहते हैं सर्किट कंप्लीट हुआ है। लेकिन अभी हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉजिटिव से और वापिस कहां पर ला रहे हैं उसको? नेगेटिव। क्या वो पॉजिटिव पर वापिस आया क्या? नहीं। इसका मतलब सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। नाउ अब मैं यहां पर इस सेल के जगह पर डायग्राम कुछ इस प्रकार का बना देता हूं, ठीक है? इस प्रकार का डायग्राम बना दिया। अब ये हो गया पॉजिटिव और ये टर्मिनल कौन सा हो गया? नेगेटिव। चार्ज यहां से फ्लो होगा और निगेटिव पर वापस आएगा। अब देखो यहां से लेकर यहां तक का गैप बचा हुआ है। आपने स्टार्टिंग कहां से किया था? पॉजिटिव। यहां से घूमकर वापस कहां पर आया? वो नेगेटिव। सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? नहीं। अभी भी गैप बचा हुआ है। गैप कहां से कहां बचा हुआ है? निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है। तो आपने जो ओम्स लॉ निकाला था उस ओम्स लॉ में V इज इक्वल टू IR लिखा था, तो यहाँ पर I अगर निकालोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन R मिलेगा। एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो होता है उसका फार्मूला I इज इक्वल टू V अपॉन R है। सबसे बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ते हैं। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, R इज द रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये फार्मूला हम इस सर्किट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो क्या ये फार्मूला कंप्लीट हुआ क्या? नहीं, क्योंकि आपने अभी चार्ज को पॉजिटिव से निगेटिव पर लाए, लेकिन पॉजिटिव से पॉजिटिव पर लाए क्या? नहीं लाए, ठीक है? जब आप चार्ज को पॉजिटिव से पॉजिटिव पर वापस लाओगे तब जाकर सर्किट कंप्लीट होगा, और उसके लिए करंट का फार्मूला V अपॉन R नहीं रहेगा, उसके लिए फार्मूला कुछ और रहेगा। दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। According to Ohm's law, V is equal to IR. V is the potential difference, R is the resistance, I is the current. वोल्टेज की जरूरत क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत क्या होती है? पहले करंट होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है? तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में फिर चार्ज फ्लो होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं।
सर्किट में जब तक एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पर नहीं होगा और दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर नहीं होगा तब तक इन दोनों के बीच में चार्ज फ्लो नहीं होगा। समझ लो यहां पर मैं पॉइंट ले रहा हूं ए और यहां पर पॉइंट ले रहा हूं बी। A is at the higher potential and B is at the lower potential. That means charge can be flows from point A to point B. Higher potential पर कौन है? A है। लोअर पोटेंशियल पर कौन है? B। तो चार्ज कहां से कहां फ्लो होगा? A से B। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब कोई भी यूनिवर्सल फ्लो अगर देखोगे तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर ही होता है, ठीक है ना। अगर वाटर का फ्लो अगर है, जैसे आप लोग अगर तालाब की बात करते हो तो उसमें वाटर का फ्लो होता है क्या? नहीं। अब देखो वाटर जो है उसका लेवल सेम होता है, लेकिन आप अगर रिवर की अगर बात करोगे तो रिवर में फ्लो होता है। रिवर में फ्लो इसलिए होता है कि रिवर जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, तो उसका फ्लो कहां से होता है? हायर लेवल टू लोअर लेवल, मतलब फ्लो हो रहा है। तो अगर चार्ज को फ्लो करना है तो आपको ऐसे दो पॉइंट सर्किट में तैयार करने पड़ते हैं जिसमें एक पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा और दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कम होगा। अगर दोनों इक्वल पोटेंशियल पर है तो चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो समझ लो यहां पर A मतलब हायर पोटेंशियल पर हुआ और B मतलब लोअर पोटेंशियल पर हुआ। आपने यहां पर एक सेल कनेक्ट किया है, ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हुआ? निगेटिव। पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद द पॉइंट A एंड निगेटिव इज कनेक्टेड विद द पॉइंट B along with this key, ठीक है। अब यहाँ पे A हायर पोटेंशियल पर हुआ, B लोअर पोटेंशियल। पोटेंशियल एट A is VA, पोटेंशियल एट B is VB। Obviously in this case VA is greater than VB, so फ्लो जो है वो A पॉइंट से कहां पर होगा? B पॉइंट पर चार्ज का फ्लो होगा। जब चार्ज A से लेकर B तक जा रहा है तो वहां पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या आ रहा है? वहां पर एक रेजिस्टेंस आ रहा है। उस रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है चार्ज को अपोज करना, चार्ज के फ्लो को अपोज करना, मतलब चार्ज को आसानी से नहीं जाने देगा वो। अब चार्ज को ये रोकेगा, इसका मतलब चार्ज के पास क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब चार्ज के पास में पोटेंशियल होना चाहिए। चार्ज के पास क्या होना चाहिए? पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को आप लोग यहाँ पर V से डिनोट करते हो, इस प्रकार से बता देते हो, पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो ये पोटेंशियल Q के लिए रहेगा, मतलब चार्ज के लिए रहेगा, और उस पोटेंशियल के कारण चार्ज A से लेकर B तक जा पाएगा। लेकिन बात यह है कि उसको पोटेंशियल कहां से मिला, उसको वो स्ट्रेंथ कहां से मिली, उसको वो ताकत कहां से मिली? तो उस चार्ज को जो पोटेंशियल मिला वो इस सेल से मिला। कहां से मिला? इस सेल से। सेल में जो एनर्जी है उसको हम लोग डिनोट करेंगे E से, जिसको हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं EMF। क्या कह रहे हैं? EMF। मतलब इस EMF ने क्या तैयार किया यहाँ पर? पोटेंशियल। क्या तैयार किया? पोटेंशियल। तो सर्किट में स्ट्रेंथ तैयार करने का, पोटेंशियल तैयार करने का काम कौन करता है? EMF करता है। कौन करता है? EMF। मतलब ये जो सेल का एनर्जी होता है ये पोटेंशियल तैयार करता है ताकि चार्ज रेजिस्टेंस में से पास हो जाए। इतना क्लियर है? मतलब ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल किस लिए रिक्वायर्ड है? दिस इज द पोटेंशियल across external resistance denoted by capital R। क्लियर है? अब आपने चार्ज को पॉजिटिव से निगेटिव पर लाया, पोटेंशियल कितना लगा यहाँ पर? V लग गया, ठीक है। उसको स्ट्रेंथ मिल गई और वो पॉजिटिव से निगेटिव पर फ्लो कर पाया। लेकिन अब उसको पॉजिटिव पर वापस जाना है, क्योंकि वो पॉजिटिव से निकलकर कहां पर आया? वो निगेटिव। निगेटिव से कहां पर जाएगा? पॉजिटिव। सेल इज मेड अप ऑफ केमिकल, चाहे ड्राई सेल हो चाहे लिक्विड हो, वो केमिकल से बनता है। और केमिकल से बन रहा है, आपका चार्ज समझ लो यहाँ पर Q है, तो Q पॉजिटिव से निकला और निगेटिव तक गया हुआ है। कहां तक गया हुआ है? निगेटिव। अब दूसरे डायग्राम में मैं इस प्रकार से बना रहा हूं, ये है सेल, ये सेल है, ये निगेटिव और ये क्या हुआ? पॉजिटिव। आपका चार्ज कहां से स्टार्ट हुआ था? पॉजिटिव से। आपका चार्ज कहां तक आ चुका है? निगेटिव तक आ चुका है। लेकिन क्या चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव गया हुआ है? नहीं।
इसके अंदर केमिकल है, केमिकल इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ चार्जेस है, नंबर ऑफ चार्जेस है इसका मतलब यहां पर भी बैरियर है, मतलब यहां पर भी अपोजिशन होने वाला है। आपका चार्ज कौन सा है? क्यू है। ये क्यू किस में से जाने वाला है? इस सेल के अंदर से जाने वाला है, तभी तो पॉजिटिव पर जा पाएगा। तो ये सेल के अंदर से जब जाएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी जो चार्जेस प्रेजेंट है उन चार्जेस के ऊपर टकराएगा कि नहीं टकराएगा? टकराएगा। तो टकराएगा तो इस चार्ज को अपोजिशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इस चार्ज के पास में क्या होना चाहिए? पोटेंशियल होना चाहिए। वो पोटेंशियल फिर कौन देगा? यहाँ पर ई देगा। उस पोटेंशियल को डिनोट किया जाएगा स्मॉल v से। इसका मतलब ये जो ई है कैपिटल V तो देता ही है, लेकिन क्या देता है वो? स्मॉल v। कैपिटल R को क्रॉस करने के लिए तो लग ही रहा है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक जो अपोजिशन हो रहा है, जिस अपोजिशन को यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाएगा, जिस इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट किया जाएगा, मतलब इस इंटरनल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए भी उस चार्ज के पास में पोटेंशियल रिक्वायर्ड है। दैट मींस इन दिस केस this EMF is divided into two parts. First one is capital V, it is the potential across external resistance, and second part it is the potential across internal resistance, and this internal resistance is denoted by small r. That means we can say that this E is equal to V plus स्मॉल v। होगा कि नहीं होगा? लेकिन जब हम इनिशियली जब ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो सिंपली हम लोग यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, v मतलब पोटेंशियल, I मतलब करंट और R मतलब रेजिस्टेंस। लेकिन वहां पर कभी हमने इंटर रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लाया ही नहीं। और जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट लाते हैं तो उस वक्त डेफिनेटली आपको ईएमएफ का कंसेप्ट लाना होता है, क्योंकि ईएमएफ वो एनर्जी है जो एनर्जी उस चार्ज को कंप्लीट सर्किट में सर्कुलेट करता है, चार्ज को कंप्लीट सर्किट में सर्कुलेट करता है। इट इज द एनर्जी। ईएमएफ जो है, ईएमएफ ये एनर्जी होता है, इट इज द एनर्जी। ठीक है, एनर्जी किस काम के लिए आएगा? इट इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल, सेल के द्वारा सप्लाई किया हुआ एनर्जी, बाय द सेल टू फ्लो द चार्ज थ्रू ए कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट के थ्रू, इसका मतलब दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज फ्लो होगा। Energy supplied by the cell to flow the charge through a complete circuit is called as the electromotive force, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? EMF। अब ये तो एनर्जी है, नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। क्योंकि फोर्स इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट तभी होता है जब उस बॉडी के ऊपर आप लोग क्या अप्लाई करते हो? फोर्स। मतलब चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस एनर्जी के द्वारा, तब जाकर चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो इट इज टर्म्ड एज द फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाउ इट इज द एनर्जी। तो एनर्जी होने के कारण इसका यूनिट होना चाहिए जूल। एनर्जी क्या होना चाहिए? जूल। हर एनर्जी को हम लोग जूल में मेजर करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, टोटल एनर्जी हो, किसी भी प्रकार का एनर्जी हो, उसका बेसिक जो यूनिट है वो जूल है। लेकिन यहां पर ये एनर्जी ऐसा है जिसका यूनिट जूल नहीं है, तो इसका यूनिट क्या है? वोल्ट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक ऐसा एनर्जी है जिसका यूनिट वोल्ट होता है। क्यों इसका यूनिट वोल्ट होता है? क्योंकि इसका यहां पर मेन फंक्शन क्या है? पोटेंशियल, पोटेंशियल को जनरेट करना, और इसीलिए इस एनर्जी का यूनिट जूल ना होते हुए क्या रहेगा? वोल्ट रहेगा। Now according to Ohm's law you know that V is equal to IR, होता है V is equal to IR। I is the current flowing through the circuit। अब मैं Q की जगह पर यहाँ पर I ले लेता हूँ, ठीक है। R is the external resistance। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए जो पोटेंशियल लगा है वो क्या है? कैपिटल V। लेकिन जब मैं स्मॉल v की बात करता हूं तो सर्किट में करंट तो I ही पास हो रहा है, लेकिन
ये जो स्मॉल v है ये पोटेंशियल तब लग रहा है जब वो कहां से पास हो रहा है, सेल में से। इसका मतलब वो किसको क्रॉस कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को, और इसलिए यहाँ पर आएगा स्मॉल r। फार्मूला क्लियर है? नाउ व्हाट इज द फार्मूला? फार्मूला इज E इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v। कैपिटल V मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, IR, स्मॉल v मतलब क्या रहेगा, I इंटू स्मॉल r। इसमें से I को आप लोग कॉमन ले लोगे, कॉमन लेने पर आपको क्या मिलेगा, R प्लस स्मॉल r। इसका मतलब आपको I अगर निकालना है तो आप लोग लिखोगे E अपॉन R प्लस R, एंड दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंप्लीट सर्किट। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंप्लीट सर्किट। थोड़ी देर पहले आपने जो फार्मूला निकाला था वो I इज इक्वल टू V अपॉन R था, बराबर है? इस V को रिप्लेस किया गया किससे, E से। इस कैपिटल R को रिप्लेस किया गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस नहीं था, ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस नहीं था। R प्लस स्मॉल r, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये टोटल पोटेंशियल नहीं था। टोटल पोटेंशियल मतलब क्या था, V प्लस स्मॉल v। इसका मतलब इज इक्वल टू कितना रहेगा, E, मतलब टोटल पोटेंशियल यहां पर आ गया। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू द इनकम्प्लीट सर्किट, and this is the formula for the current flowing through the complete circuit। ठीक है? तो ये हुआ EMF का कंसेप्ट। यूनिट क्या बताया मैंने यहाँ पर, वोल्ट। यूनिट वोल्ट इसलिए है क्योंकि ये स्पेशली सेल का जो एनर्जी है, जो EMF है, वो सर्किट में क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल। क्या जनरेट करता है, पोटेंशियल। इसलिए इसका यूनिट यहाँ पर क्या बोला गया है, एनी डाउट?